15-20 साल से लगा हुआ हूँ और इनका जो विचार है वो पूरे देश में फैलाने के लिए बहुत ज़रूरत है, आवश्यकता है। पहली बार जब गांधी जी आए और पहली मीटिंग किए तो उस समय जमाना था कि सब लॉयर लोग पॉलिटिशियन होते थे। तो बिहार के बहुत सारे लॉयर एडवोकेट्स इकट्ठे हुए ब्रजकिशोर बाबू के नेतृत्व में और बैठे गांधी जी के साथ। और गांधी जी सब सुनने के बाद बोले कि हमारा 2-3 कंडीशन है जिसके तहत हम काम करेंगे और आपको मंजूर है तो आप रहिए हमारे साथ, नहीं तो चले जाइए। तो पहला तो उन्होंने कहा कि सबसे पहला ये नीलों का जो सत्याग्रह है, नीलों का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, हम मुकदमा से लड़कर नहीं जीतेंगे। तो जितने वकील थे सब घबरा गए कि हम तो वकालत करते हैं और मुकदमा लड़ते हैं और ये कह रहे हैं कि बिना मुकदमा लड़े हम जीतेंगे। तो ये थोड़ा उनको उल्टा पलटा लगा कि गांधी जी कैसे आदमी हैं, खुद अपने वकील हैं लेकिन कहते हैं कि हम बिना मुकदमा के लड़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक ये लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता हम अपने तरीके से इसके लिए लड़ते रहेंगे और किसी को यहाँ से छोड़कर जाना नहीं होगा। चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, जब तक जीतेंगे नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। वो आप लोग पहले सोच लीजिए कि उतना समय दे सकेगा कि नहीं। और तीसरा कि इस लड़ाई में जेल भी जाना पड़ेगा। आप लोग नामी वकील लोग हैं, आप लोग जेल जा सकिएगा कि नहीं, इसका भी विचार कर लीजिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरे चारों तरफ अच्छे अच्छे वकीलों से घिरे हुए और उनको ये सब कंडीशन सुनाया जा रहा है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। तो फिर ब्रजकिशोर बाबू ने इसका उत्तर दिए और उन्होंने कहा कि जो आपने कहा हम लोग को मान्य है, केवल जेल वाला जो है वो सोचना होगा क्योंकि हम लोग जेल जाने के आदि नहीं है। और एक और कंडीशन गांधी जी ने रखा कि जितने लोग आप लोग आए हैं सब उनके जाति के थे, सबके साथ एक नौकर आया था। तो गांधी जी ने कहा सबसे पहले सब नौकर लोग को भेजिए वापस, क्योंकि हमारे साथ जो रहेगा उसको सब कुछ अपना करना पड़ेगा, नौकर सारी यहाँ नहीं चलेगी। तो ये सब जो कंडीशंस गांधी जी ने दिया और उससे जो प्रभाव पड़ा, सब लोग उनके अनुयायी हो गए बाद में। और ब्रजकिशोर बाबू को तो उन्होंने सीधा कर दिया कि आपने जो वकालत किया है और ये मुवक्किल लोगों का खून चूसा है, वकालत छोड़िए कल से। और उस समय ब्रजकिशोर बाबू बहुत कमाते थे वकालत में, लेकिन उन्होंने ये कंडीशन दिया कि जिस दिन वकालत छोड़ेगा उसी दिन हमारे साथ आइएगा, नहीं तो वापस जाइए। और ब्रजकिशोर बाबू ने इसलिए वकालत छोड़ दी। तो इस तरह से एक गुट बना और गुट आगे बढ़ा। और उसके बाद तो सभी को मालूम है कि गांधी जी जब भी बिहार आए उन्होंने ब्रजकिशोर बाबू को पहले लिखा, उनको बुलाया और उनके साथ बिहार का भ्रमण किया। कम से कम 10-12 बार आए होंगे और जितनी जगह बिहार में गए ब्रजकिशोर बाबू साथ में गए और ब्रजकिशोर बाबू एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में गांधी जी के साथ रह गए। तो ये छोटा सा ये है कि गांधी जी ने एक ही दिन में सबकी मति बदल दी। इतना स्ट्रॉन्ग उनका कैरेक्टर था और विश्वास था और एकदम एक तरीके के सोच में सबको ढाल देते थे। तो बड़ी अच्छी बात है। तो दूसरा मैं छोटा सा केवल वंदना जी के बारे में कहूंगा कि थोड़ा बहुत वंदना जी का भी हमको लगता है कि उसी तरह का दिमाग है, या तो उनका बात मानिए नहीं तो उनके साथ हट जाइए। तो ये जोरदार जो एक प्रभाव है और उसी प्रभाव से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ और धीरे धीरे समझने का मौका मिला है। मैं कोई किसान नहीं हूँ, मैं खेती करता हूँ, लेकिन देखने का मौका मिला है कि किसान कितना बहुमूल्य काम करता है इस देश के लिए। कि जितने शहर के लोग हम लोग बैठे हैं, हम लोग खेती नहीं करते
खाना खाते हैं और खाना वो उठ जाता है, और उसको महत्व न देके हम लोग सोचते हैं कि दिमाग वाला जो काम करने वाला आदमी होता है वो ऊंचा होता है, और जो हाथ से काम करने वाला आदमी होता है वो नीचा होता है। इनफैक्ट लियो टॉल्स्टॉय ने एक जगह लिखा भी है कि पता नहीं किसने ये नियम बनाया कि हाथ वाला काम को कम पैसा मिलना चाहिए और दिमाग वाले को ज्यादा, उल्टा होना चाहिए था। दिमाग वाले को कम पैसा मिलना चाहिए और हाथ से काम करने वाले को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ये दुनिया उल्टी हो गई है। लेकिन आज जो किसान जूझ रहा है कि कोई भी किसान से आप बात कीजिए देश के किसी भी कोने में, अगर उसे पूछेगा कि इतना 365 दिन मेहनत करने के बाद बैंक में कितना पैसा जाता है, तो कहता है पैसा जाने का तो सवाल ही नहीं है, कर्ज होता है। और उस कर्ज में हर एक 3 साल या 4 साल पर सरकार माफ करती है। तो सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा काम किया सरकार ने, कर्ज माफ कर दिया। किसी ने पूछा नहीं कि कर्ज हुआ कैसे, और कर्ज को ही तोड़ना जरूरत है। और हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं जो बीज सत्याग्रह की बात हो रही है। कल यहाँ पटना में जहाँ बीज भंडार है वहां गया था और पता लगाने की बीज कितने में मिलता है। एक तो समझ में नहीं आता कि बीज भगवान की देन है, उसको खरीदना क्यों पड़ेगा। पहले आपके बाप दादा या जो भी लोग हैं पूछिएगा, कोई बीज नहीं खरीदता था है? और 5000 साल से हमारी सभ्यता चल रही है बिना बीज खरीदे हुए। और 30 साल में हम लोग को सिखा दिया गया तो बीज नहीं खरीदोगे तो खाना नहीं मिलेगा। कहाँ का इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़कर आए हैं वो समझ में नहीं आता। और आज क्या है, बीज खरीदकर ही खेती करता है किसान। बीज खरीदता है और बीज खरीदने के साथ साथ बताया नहीं जाता है कि तुम ये बीज खरीदोगे तो रासायनिक खाद खरीदना होगा, पानी ज्यादा देना होगा, मेहनत ज्यादा करना होगा और तुम्हारी मिट्टी की परत खत्म होती जाएगी। ये नहीं बताया जाता है बीज खरीदने के समय। ये जब बीज खरीद लेता है तो फंस जाता है। और बीज खरीदने के लिए क्या क्या किया जाता है, आज देखिए धान का बीज मिलता है 320 रुपया में, और 3 साल इंतजार कीजिए वो 1000 रुपया पर केजी में मिलेगा 320 से। गेहूं 50 रुपए केजी मिलता है, वो 400 में मिलेगा। भिंडी का बीज 3200 रुपया केजी। टमाटर का कोई गेस कर सकता है टमाटर का बीज का दाम बोल सकता है कोई? 80,000 रुपए केजी। मिर्चा 30,000 रुपए केजी। करेला 10,000 रुपए केजी, इसलिए हम करेला नहीं खाते। परवल 5,000 रुपए केजी। और ये सब दाम दुगना तिगना चौगुना होता जाएगा। तो किसान क्या करेगा, जल्दी से जल्दी अपना जमीन बेचेगा। पहले खेती करने का जरूरत नहीं है, कौन करेगा खेती, पैसा तो है ही नहीं। 3 साल पहले मैं रांची में रहता हूँ, 3 साल पहले झारखंड में जब आलू का बोने का सीजन आया और आलू के बीज लोग खरीदे गए, जो गरीब लोग हैं, काफी गरीबी है वहां पर, पैसा नहीं था आलू का बीज खरीदने के लिए। उन्हें इतना दाम उनके पास था ही नहीं। आलू उस पीरियड में आलू उगा ही नहीं, आलू की कमी हो गई, आलू को कम खाना पड़ा। दाल का भी वही हाल है। तो इस तरह से धीरे धीरे सब चीज खत्म होता जाएगा। और हमारे नेतागण तो कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है खेती करने की, क्योंकि हम तो इतना पैसा हमारे पास हो जाएगा अन्य स्रोतों से कि हम बाहर से खाना मंगा लेंगे, बाहर से अन्न ले लेंगे, बाहर से खरीद लेंगे। तो देखिए 2 तरह के पहलू यहाँ हैं। चीन इतनी बड़ी आबादी है, उसको अभी से चिंता है कि खाना कैसे खिलाया जाए, तो अफ्रीका में जमीन खरीद रहा है खेती करने के लिए, अपने पॉपुलेशन को खिलाने के लिए। और हम लोग है खेत को खत्म करो, पुल बनाओ, सड़क बनाओ, मॉल्स बनाओ, सिटीज बनाओ, है स्मार्ट सिटीज बनाओ, और खाना तो हम लोग खरीद के ले ही लेंगे। और यही हुआ था चिदम्बरम के टाइम में 3 साल या 4 साल पहले, जब चावल की कमी हो गई और हम लोग थाईलैंड और फिलीपींस से चावल लेते थे। उस समय मांगे तो पता चला कि मेरा देश हमको चावल नहीं देगा, क्योंकि उसको अपने देश को खिलाना है। तो ऐसा ही बात है,
इसीलिए सब सुनकर हम लोग जो वंदना शिवाजी आज हम लोग का नेतृत्व कर रही है, ये बीज सत्याग्रह, बीज को बाजार से हटाना है, अपना बीज संरक्षित करना है, अपनी खेती करनी है। और ये जो बाहर के लोग जो हम लोग को सिखाते हैं कि खेती ऐसे करो ऐसे करो, अरे 50,000 5,000 वर्ष की सभ्यता को खेती आज कौन दुनिया में सिखा सकता है? हमसे बढ़िया खेती करने वाला इस देश की दुनिया में कोई है नहीं, ये हमको विश्वास करना होगा।